नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्योक न्यूज़, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पोल्ट्री से जुड़ी हर जानकारी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर खन्ना, जिनको पोल्ट्री में एक लंबा तजुर्बा है। इनसे हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एस.के. खन्ना है। मैंने करीब 42 वर्ष हो गए मुझे इस लाइन में। 79 से मैं पोल्ट्री में ही हूँ। तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करने के बाद मैं हरियाणा सरकार में आ गया था और यहाँ पे मैं हाईएस्ट पोस्ट पे यानी कि पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर पे कार्यरत था और काम किया। फिर मैंने इससे मैं जब रिटायर हो गया तो मैं भारतवर्ष के अनेकों राज्यों में जा रहा हूँ और मुझे विदेशों में भी घूमने का चांस मिलता है, जैसे नेपाल, लंका वगैरह में भी मैं सलाह के तौर पर मैं परामर्श देता हूँ। छोटे फार्मर, चाहे ब्रॉयलर हो, लेयर हो, देसी बर्ड हो, ब्रीडर्स हो, फीड मिलर्स हो, तो मैं सब तरह के लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ। एक लंबा अनुभव हो गया मुझे 42-43 वर्ष का, तो इस करके हर एक किस्म का आदमी मेरे से सलाह मांगता है। जी डॉक्टर साहब, तो जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत से राज्यों में इंडिया के बर्ड फ्लू की चर्चा है, तो बर्ड फ्लू एक्चुअल में है क्या? देखिए, बर्ड फ्लू आज की डेट में 160 तरह की किस्में हैं। इसमें उसका ये मतलब नहीं है कि ये खाली वो सारी किस्में इंसान को ही वो जो है वो इन्फेक्ट करती हैं या इन्फेक्शन करती हैं। ये घोड़े में भी आता है, मछली में भी आता है, सूअर में भी आता है, मुर्गियों में भी आता है, और मुर्गी की और काफ़ी सारी नस्लें हैं, जैसे टर्कीज़ हैं, बटेर हैं, तो काफ़ी मैमल्स में भी आता है ये। तो ये काफ़ी नस्लों में आता है, लेकिन ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बहुत ज़्यादा जंप नहीं करता, जाता नहीं है। लेकिन एक ही नस्ल में अगर आ जाए, तो जैसे मुर्गी में आ गया तो मुर्गी से मुर्गी में बड़ा फास्ट जाएगा, मुर्गी से इंसान में जाने में बहुत समय लगेगा। तो इस करके ये जो है बर्ड फ्लू आदमी में जो अटैक करता है उसकी किस्म अलग है। H5 और H7 की किस्में हैं जो अधिकतर आदमी को नुकसान करती हैं या घातक हैं। लेकिन मुर्गी के लिए ये सारी 160 में से बाकी सारी की सारी किस्में या मुर्गी के लिए बनी हैं या अन्य स्पीशीज़ के लिए बनी हुई हैं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सिम्टम्स बर्ड्स में देखे जाते हैं? अगर कोई पोल्ट्री बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखे जाएंगे? इसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि बर्ड एकदम उसकी कलगी काली हो जाती है, बर्ड एकदम फीड छोड़ देता है और अंडे के उत्पादन में 2-3 दिन कोई कमी नहीं आती, और ये एकदम कोई फैलती भी नहीं है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक, जैसे कोविड चल रहा है इसी तरह से आती है। मतलब इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही आप उस मुर्गी को देखते हैं और उसको फाड़ने के बाद ही पता चलता है कि उसकी नली में, सांस की नली में सूजन है, या उसके ऊपर जो चर्बी वगैरह है उसके ऊपर जो है जख्म आए हुए हैं, तो उसके दिल के ऊपर जख्म आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मुर्गी का तो बड़ा देखना बड़ा मुश्किल है। वो जैसे ही सुस्त होती है 2-3 घंटे के बाद वो मर जाती है। और इसमें अगर उसको वैक्सीन नहीं लगा हुआ है तो किसी फार्म में इसका नुकसान 95 से 100% भी हो सकता है। सारी मुर्गी 1 हफ्ते 10 दिन में मर भी सकती हैं। सर, आपने यहाँ पर 2 चीज़ों की बात की, एक मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है और दूसरी वैक्सीनेशन। तो अगर किसी का 10,000 मुर्गी का फार्म है तो अगर वहाँ बर्ड फ्लू फैलता है तो कितनी मोर्टेलिटी हो सकती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो उसकी उम्र क्या है मुर्गी की, और उसने बाकी क्या क्या उसको इम्यूनिटी के लिए टीके लगाए हुए हैं। देखने में ये आ रहा है कि अगर रानी खेत के टीके उसमें लगे हुए हैं या उसके अंदर वो लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा के टीके लगे हुए हैं तो उसको ये नुकसान कम करता है। वहाँ पे 80 से 85% मोर्टेलिटी हो जाती है। लेकिन जहाँ पे कोई टीका नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ये रानी खेत का भी नहीं हमने टीका लगाया, वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे 100% भी मोर्टेलिटी हो जाती है। ओके, जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशंस लगवानी ज़रूरी हैं, तो इसके प्रिवेंशन के लिए फार्मर्स क्या कर सकते हैं जो पोल्ट्री में हैं? देखिए, अलग अलग जाति के बर्ड्स हैं, उनके अलग अलग वैक्सीनेशन शेड्यूल हैं। और अगर एक इलाके में एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब है बार बार आ रही है, तो वहाँ का वैक्सीनेशन हम 1 दिन के बच्चे को भी इसका टीका लगा देते हैं। और अगर किसी दूसरे एरिया में आई है, जैसे हरियाणा में आई है, तो बिहार के लोग जो है इसको एक ग्रोअर का टीका लगा दें और एक मुर्गी को टीका लगा दें अंडे आने पर, और फिर एक मिडले यानी कि 30 हफ्ते पे एक तीसरा टीका लगा सकते हैं।
ये तो है जहाँ पे अभी नहीं आई है, लेकिन जहाँ पे आई हुई है वहाँ पे तो पहले दिन पे ही इसका टीका लगना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे कि आपने बताया कि पहले दिन पर ही टीका लगना बहुत ज़रूरी है, तो जो बर्ड फ्लू है इसकी वैक्सीनेशन आ चुकी है मार्केट में? नहीं, ऐसा है कि कुछ लोग जो किसान भाई हैं वो काफ़ी परेशान हैं और इसकी वैक्सीन की भारत सरकार से मांग की गई है। कोशिश हो रही है कि जल्दी ही ये वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन उसकी अभी नहीं आने तक हमें बहुत से देशों से वैक्सीन आप कह सकते हैं कि इलीगल आ रही हैं या कुछ कंपनियां बना भी रही हैं और फार्मर लगा भी रहे हैं। लेकिन बड़ी जल्दी ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष में मंत्री जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बता दिया गया कि भाई ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और इवन जो इसकी इंटरनेशनल बॉडी है, जैसे OIE बोलते हैं, ऑफिस इंटरनेशनल एमिरेटस बोलते हैं, ये ग्रीक में या पेरिस में स्थित एक ऑफिस है जो पशुओं की या पक्षियों की बीमारियों को रेगुलेट करता है। तो उनके अनुसार अगर किसी जगह कोई बीमारी आती है, हिंदुस्तान भी इस OIE का एक मेंबर है, उसके दुनिया में 182 सदस्य हैं इस OIE के, हिंदुस्तान उनमें से एक है। उनकी गाइडलाइंस के अनुसार ही हिंदुस्तान चलता है। तो उनके अनुसार भी अगर आपके बीमारी आ जाती है तो 1 किलोमीटर तक तो वो बोलते हैं सारे पक्षी मार दीजिए, और इसको बोलते हैं इन्फेक्टेड जोन। अगला जोन है बफर जोन। बफर जोन का मतलब है उसमें आप देखिए, सर्वेलेंस कीजिए, अगर वहाँ पे भी पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे भी मारना है, नहीं तो वो बफर जोन में हम रिंग वैक्सीनेशन करते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर के दायरे में रिंग वैक्सीनेशन। उनकी भारत सरकार की गाइडलाइन भी है और ये OIE की भी गाइडलाइन है, जो सारे दुनिया भर में एक ही उनका जो शेड्यूल है वो चलता है। जी, तो जैसे आपने इलीगल वैक्सीनेशंस की बात की कि भारत में अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी है, तो फार्मर्स और मेडिसिन कंपनीज इस चीज़ को कैसे देख रही हैं? क्या वो महंगे दाम पर वैक्सीनेशन फार्मर्स को बेच रही हैं? बिल्कुल। अभी क्या होता है कि ये आज तक हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू की 20 आउटब्रेक आ चुकी हैं। साउथ में 2005 से चल रही हैं, और उसके बाद आज इस साल हरियाणा में या बाकी काफ़ी स्टेट्स में 12 से ऊपर स्टेट्स हो चुके हैं जहाँ पे बर्ड फ्लू चल रहा है। कई जगह तो पक्षियों में चल रहा है, जंगली पक्षियों में चल रहा है, कौवों में चल रहा है, कई जगह बतखों में चल रहा है। तो बर्ड फ्लू 12 से ऊपर स्टेट हो गई हैं हिंदुस्तान में। तो सब जगह ये वैक्सीन जो लगा रहे हैं वो एज़ पर डिमांड, जहाँ ज़्यादा डिमांड है वो कुछ भी रेट चल जाता है। मिनिमम रेट 2.5 रुपये से शुरू हुआ था, आज 8 रुपये तक की डोज मिल रही है, और कई जगह पे जिसकी आई हुई है बीमारी और उसको कुछ नहीं मिल रहा, 11 रुपये की डोज भी मार्केट में उपलब्ध है। ओके, जैसे इतना नुकसान हो रहा है फार्मर्स को, तो आपका लंबा तजुर्बा है पोल्ट्री में, तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन को निकालने के लिए, अपने ब्रॉयलर को या अपने अंडों को बेचने के लिए उसका दाम भी गिराकर बेच रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। ब्रॉयलर का रेट आज जितना का चिक्स का रेट है वही ब्रॉयलर का रेट है। 25 रुपये का चिक्स आता है और 30 रुपये का ब्रॉयलर बिक रहा है, तो उसमें फार्मर क्या कमा रहा है? कुछ भी नहीं कमा रहा है। तो ब्रॉयलर इंडस्ट्री तो एकदम ख़त्म ही हो चुकी है। और लेयर में भी अगर आप माने तो लेयर का आज का अंडे का रेट जो है वो 3.75 है, और जबकि उसको 4 रुपये से ऊपर उसकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो उसमें कैसे फार्मर तो जीवित रह ही नहीं सकता इस केस में। तो काफ़ी लोग इसको जो ना डिस्ट्रेस सेल कह रहे हैं। अगर आज कोई मुर्गी अपनी बेचना चाहे तो वो 15 रुपये किलो भी नहीं बिक रही है, क्योंकि इसको लोग सोच रहे हैं शायद बर्ड फ्लू वाली है। उससे 6 महीने पहले कोविड चलता रहा, अभी बर्ड फ्लू वाली प्रॉब्लम है। तो जबकि ये फैलता नहीं है, ना अंडे खाने से फैलता है ना मीट खाने से फैलता है। ये बर्ड फ्लू नाम का है जो कि पक्षियों में आता है। इंसान में तो पिछले 20 साल से आज एक भी इंसान नहीं हमारे इसमें मौत हुई या कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसका नाम बर्ड फ्लू जरूर रखा गया है। इसको मैं तो बोलूँगा ये मीडिया फ्लू है, मुर्गियों का फ्लू नहीं है ये। दिस इज अ मीडिया फ्लू। ओके, एज यू आर सेइंग कि अगर कोई इन्फेक्टेड बर्ड है तो उसको अगर गलती से किसी इंसान ने खा लिया तो उसे नुकसान होगा या नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप अगर चले जाओ, बहुत छोटे छोटे फार्मर हैं जिनको बर्ड फ्लू का मतलब नहीं पता। उनका एक महीने से मैं देख रहा हूँ, लेबर ने भी मास्क नहीं पहने हुए, फार्मर भी अंडे पकड़ रहा है। यहाँ से बर्ड फ्लू के अंडे कई दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं, बिहार में भी जा रहे हैं, यूपी में भी जा रहे हैं। तो क्या वो सारे उस अंडे को टच भी कर रहे हैं? तो सांस भी ले रहे हैं उसी जगह पे।
एक लेबर का आदमी 2-2 3-3 दिन कपड़े भी नहीं धोता है, ठीक है। जबकि ये बोला जाता है कि अगर आदमी वाला फ्लू है, आदमी को फैलने वाला, तो 2 दिन तो उसमें जिंदा रहना चाहिए ना, कपड़े पे जिंदा रहता है, हाथों पे जिंदा रहता है, फीट पे जिंदा रहता है, ठीक है। तो ये अगर फैलना हो तो फैलना बड़ा आसान था, लेकिन ये फैल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आदमी इस पे कोई भी जो है मौत नहीं हो रही है, लेबर उसके साथ रह रही है, वैसे ही दाना डाल रही है बिना कोई प्रोटेक्शन लिए। ये तो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि भाई आप 70 डिग्री पे आप अंडा फ्राई कीजिए या उबालिए या चिकन को बनाइए पका के, तो कुछ नहीं होगा। मैं तो वैसे तो चलो एज ए साइंटिफिक या साइंटिस्ट होने के नाते मैं ये नहीं बोल सकता आप कच्चा खाइए, लेकिन अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर इस अंडे को कच्चा भी खा लिया तब भी कुछ नहीं होगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि कब तक स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और कैसे नॉर्मल होगी स्थिति? देखिए, ये कोई भी बीमारी है, नेचर इसको बैलेंस करती है जी, ठीक है। कोई बीमारी आती है, उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। जैसे आजकल कोविड के जो है फ्लैट हो गई है जो कर्व है, ऐसे ही इसका जो है अभी बहुत डाउनफॉल आ रहा है। लोगों ने वैक्सीन कर दी है, लोगों ने बायोसिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दी है। बायोसिक्योरिटी का मतलब है कि लोगों ने जैसे क्लोरीन बेस्ड जितने डिसइंफेक्टेंट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, कोविड में भी यूज़ होता है, यहाँ भी होता है, ClO2 है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है। तो इस तरीके के सस्ते लोग डिसइंफेक्टेंट डालें, ना कि महंगे। सस्ता अगर ठीक डोज में डाला गया है उसका उतना ही रिजल्ट आता है जितना महंगा हम अगर कम डोज में डालते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, अंडे की गाड़ियाँ आ रही हैं, मुर्गी लोड कर रहे हैं, ब्रॉयलर की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उनको पहले वहाँ पे जो है सर्विस पे जाके उसको अपनी तरफ से फॉर्मलिन वगैरह या कोई डिसइंफेक्टेंट दें और वो धो के आपके फार्म पे आती हैं। तो मेरा ख्याल नहीं है कि बर्ड फ्लू आपके आ सकता है। और अब तो ऑलमोस्ट सब लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई है, जानकारी हो गई है कि बीमारी आगे फैल ही नहीं रही है, क्योंकि सारे लोग वैक्सीनेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, वर्ल्ड दुनिया में सिर्फ 5 या 6 कंट्रीज इसकी वैक्सीन करती हैं, बाकी लोग बचाते ही हैं ना इस बीमारी को। वो बायोसिक्योरिटी के जरिए बचाते हैं। जो 5 कंट्रीज हैं वो सबको तकरीबन डेवलपिंग कंट्रीज हैं। यूरोप कोई वैक्सीन नहीं करता, USA वैक्सीनेशन नहीं करता है, कनाडा नहीं करता है, तो वो कैसे अपने बचा रहे हैं? तो ये ज्ञान हमारे लोगों को नहीं था। अब उनको बीमारी आने के बाद सारी चीज़ का ज्ञान हो गया और वो बायोसिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं, कैसे वॉशिंग करनी है अपने कपड़े। PPE किट्स इंसानों में यूज़ होती थी, आज मुर्गियों में लेबर पहन रही है, PPE किट्स पहन रही है, मास्क पहन रही है, शू कवर पहन रही है, हेड गियर पहन रही है। तो इस करके ये सारी डिसइंफेक्शन का सिस्टम शुरू हो गया। इवन शावर्स लेके जा रहा है आदमी, आपकी कारों की धुलाई हो रही है, मालिक अपनी कार धो रहा है, कोई बाहर से आदमी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारी बायोसिक्योरिटी के नियम अपनाए जा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी कम हो गया। और आने वाले समय में लगता है कि ये काफ़ी कम हो जाएगा। और उत्तरी भारत में तो कुछ इलाका था बरवाला का, उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन वो भी आगे लगता है कि ठीक हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर खन्ना हमारे साथ, जिनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बर्ड फ्लू से जो नुकसान हुआ है वह स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। हम ऐसी ही पोल्ट्री से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। मैं आशा करता हूं कि बर्ड फ्लू से जुड़े आपके जितने भी सवाल थे उन सब का आपको जवाब मिला होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।